नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का चैनल है अपने चैनल में स्वागत है। लुसेंट जी के हिस्ट्री ये पार्ट नंबर 8 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक लुसेंट जी के वीडियो बना दिए हैं हिस्ट्री के। जो नहीं देखें जाइएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 का वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते देखिए, आज टॉपिक आपका है मध्यकालीन भारत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिडिएबल इंडिया। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। नेक्स्ट है, अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। नेक्स्ट, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। नेक्स्ट, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद गजनी। हेडिंग है आपका, देखिए कहता है इसमें अलप्तकीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है, अलप्तकीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। कौन था अलप्तकीन का गुलाम तथा दामाद? सुबुक्तगीन था। नेक्स्ट है, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। पूछेगा मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनी। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। पूछेगा मोहम्मद गजनी कब बैठा गद्दी पर? 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि। देखिए लूसेंट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी हो, एसएससी के आपके एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, सीपीओ, जेएसएससी, कोई भी एग्जाम सेंट्रल का होगा तो फिर एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन में लूसेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका लूसेंट अब वो करवा दे रहे हैं डे बेसिस पे आपको, हर पार्ट ताकि आप बढ़िया से करके जाएं। देखिए नेक्स्ट आपका देखेंगे, मोहम्मद गजनी ने भारत 17 बार आक्रमण किया। पूछ सकता परीक्षा में मोहम्मद गजनी भारत कितने आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामी की काय से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। देखिए नेक्स्ट कहता है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025, सबसे बहुत फेमस था आपका जो आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। सबसे बड़ा जो परिचित था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ, सबसे ज्यादा अमीर बन गया था सोमनाथ मंदिर लूटकर, जो 20 लाख के दिनार संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। अब देखिए अंतिम बार कब आक्रमण किया? 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। 27 में लास्ट लूटा, 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु डेथ हो गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फरूबी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। देखिए नेक्स्ट आपका हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में हुआ। यहाँ का शासक भीम टू ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया, मतलब हरा दिया था।
आइए देखिए, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गया, विजयी हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। इसमें गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। गौरी क्या, मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया, विजय हो गया। अब देखिए अगला युद्ध हुआ है चंदावार का युद्ध। पूछ सकता है परीक्षा में, चंदावार का युद्ध कब हुआ था, कहना होगा 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में ये हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच मोहम्मद गौरी विजयी जीत गया। नेक्स्ट की पॉइंट है, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मतलब उसको कब मार दिया गया, तो मोहम्मद गौरी की मारा गया 15 मार्च 1206 ईस्वी को मार दिया गया, हत्या कर दी गई मोहम्मद गौरी को। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ेंगे, नया हेडिंग है सल्तनत काल। बहुत महत्वपूर्ण, कितना न कितना क्वेश्चन इससे आते हैं आपके सल्तनत काल से। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा और बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन की वीडियो को देखें आप। सल्तनत का सबसे पहला है गुलाम वंश। एक गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में, तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 12 परीक्षा में। वह गौरी का गुलाम था। देखिए गौरी का गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ बनाई, लाहौर में बनाई थी। नेक्स्ट, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक डाली थी। कुतुब मीनार जो आपका दिल्ली में है उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नेक्स्ट, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। परीक्षा पूछ सकता है ढाई दिन का झोपड़ा का नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कहना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था ढाई दिन झोपड़ा। या देखिए अजमेर आपका राजस्थान के अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श मिस होता है, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, क्यों, लाखों का दान देना देता था, तो इसी कहा जाता है इसको लाख बख्श। नेक्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार काकी खिलजी। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बिहार में, उसको ध्वस्त कर दिया था। ऐबक का सहायक था सेनानायक बख्तियार काकी खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम उसकी स्थापना, उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में कैसे हो गई, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, इसे लाहौर में दफनाया गया। नेक्स्ट है, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, इसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। देखिए अ से आराम, अ से 8, मतलब सिर्फ 8 महीना शासन कर सका। किसको, आराम शाह। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। मतलब आराम शाह की हत्या कर दी और नया बन गया आपका इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली गद्दी पर बैठ गया। देखिए इल्तुतमिश द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कार्य, देखिए कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने, क्योंकि उसकी डेथ हो गई पहले। शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल, किसने, इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश के द्वारा। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चहलगामी नाम से जाना जाता है, उसने बनाया था, किसने, इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था इल्तुतमिश के द्वारा। अब आइए आते हैं, तो इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को हस्तांतरित करके दिल्ली लाया। मतलब लाहौर था राजधानी, उसको चेंज करके वो दिल्ली कर दिया।
इल्तुतमिश पहला शख्स था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। अब देखिए कौन बना। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही, मतलब वो अच्छा से काम कर नहीं पाता था। रकनुद्दीन फिरोज शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया। रजिया जो कि एक महिला थी। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। परीक्षा पूछता है प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी महिला, तो हो जाएगा रजिया बेगम, रजिया सुल्तान। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर था। पुरुषों की तरह चौगा यानी काबा एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर घोड़े के सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन बहरामशाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रही। देखिए रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई, मतलब उसको मार दिया गया क्योंकि बहुत लग रहा था कि नहीं उसका एक महिला होना और वो प्यार करती थी अल्तुनिया के कारण से। इस कारण से उसको क्या किया, वहां के लोग ने उसे मार दिया। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महसूद शाह सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन ऐसा जो सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसका उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद जो है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। नासिरुद्दीन महमूद जो टोपी सीता था उसके साथ विवाह कर दिया था बलबन ने अपनी पुत्री का। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक से मेरी बातों को सुनना है। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। देखिए नेक्स्ट आते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। पूछ सकता है बलबन का वास्तविक नाम, कहना होगा बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कानी चिहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठ गया। कब? 66 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। पूछ सकता है एग्जाम में नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने किया, तो बलबन ने करवाया था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरुआत किसने की, तो बलबन के द्वारा किया गया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करवाया था। बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लुक खां की उपाधि प्रदान। नासिरुद्दीन महमूद जो है बलबन को उल्लुक खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन केमुज था। पूछ सकता है गुलाम वंश का अंतिम शासक, कहना होगा शमसुद्दीन केमुज था। संस्थापक पता चल गया कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में हुई थी। आइए आगे देखिए खिलजी वंश, जिसका कार्यकाल था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक कार्यकाल था खिलजी वंश का। एक गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो जलालुद्दीन शॉर्ट में खिलजी कहेंगे, इसने खिलजी वंश का स्थापना किया था। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने
कडामानी कपूर इलाहाबाद में कर दी। उसकी जो भतीजा था उसी ने उसकी उसकी भतीजा दामाद था, उसने हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी का। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया, वो गद्दी पर बैठ गया 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था गुरसाफ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है अलाउद्दीन के बचपन का नाम याद किएगा, अली था गुरसाफ जो है अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का दलिया, ये भी जो है करने की अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स मतलब होता है लूट का धन एवं सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दे दिया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, किसने जो बेईमानी करने वाले को कम तौलने वाले व्यक्ति शरीर से मांस काटने का किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। किसने किया मूल्य नियंत्रण प्रणाली को? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। नेक्स्ट, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने घोषित किया। स्वयं क्या किया? अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि से किया था स्वयं को घोषित अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यहाँ खदानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अब आइए पढ़ें कुछ अमीर खुसरो के बारे में। देखिए अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ। 1253 ईस्वी में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। बलबन से लेकर कहाँ तक? मोहम्मद तुगलक तक। इन्हें तूतीय हिंद मिस भारत का तोता कहा जाता है। आपको अमीर खुसरो को तूतीय हिंद मिस भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। देखिए सितार एवं तबला का आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद मीन्स भारत का तोता के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे बन जाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन नेक्स्ट देखेंगे बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद अनुसार थे। मतलब बाजार नियंत्रण की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। नेक्स्ट है सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। और मुन्हियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप ये अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी के तारीखी फिरोजशाही से मिलती। किससे मिलती? बर्नी के तारीखी फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो, रेहला अबिन बतूता एवं फतू हसलातीन इसामी की कृति मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुतसिफ सेंसर एवं नाजीर नापतोल अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए नेक्स्ट देखेंगे राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन सर्वप्रथम मिल्क
इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। फर्स्ट चराई कर, दूसरा थे पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा है गढ़ी कर, घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की देखिए मृत्यु यानी कि डेथ 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कब हो गई अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु? 1316 ईस्वी में हो गई, सॉरी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जब उसकी मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठा। इसे नग्न स्त्री की संगत पसंद थी। इसे नग्न नंगा होना जो है अच्छा लगता था। किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नग्न स्त्री की संगत पसंद थी किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। कौन? मोहम्मद मुबारक खिलजी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन जो है राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन आ जाता था, तो उत्तर हो जाएगा मुबारक खिलजी। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। याद रखिए, किसने धारण की थी खलीफा की उपाधि? मुबारक खान ने। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 ईस्वी की इसकी हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। आइए देखिए नेक्स्ट वंश देखेंगे आपका है तुगलक वंश। दो वंश खत्म किए, गुलाब वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश। आपका खिलजी वंश जलालुद्दीन की स्थापना किया था। थर्ड आपका देखिए तुगलक वंश। इसका कार्यकाल है 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गैसुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मतलब गैसुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। गैसुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया, हरा दिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इससे सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण कर वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नाम का एक नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से जाना जाता। जो दुर्ग का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक, उस दुर्ग को छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। मतलब लकड़ी के महल दबने से मृत्यु गयासुद्दीन तुगलक की हो गई, जो तुगलक वंश का संस्थापक है। चलिए आइए तो नेक्स्ट आपका है, गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। मतलब गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। सबसे अच्छा जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, कुकृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। क्यों चीज कहा गया है? क्योंकि ये कुकृतियों था, दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा करता था। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया था। किसने किया था अमीर कोही नगर की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में हस्तांतरित कर दी और इसका नाम दौलताबाद रखा। देखिए नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंकों के बराबर होता था। देखिए है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं क्रमशः है। दोआब क्षेत्र का कर वृद्धि 1326 से 27 ईस्वी में, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी में, सांकेतिक मुद्रा का वचन 2930 ईस्वी में
और खुरासान एवं कराचील का अभियान, ये जो है 4 योजनाएं क्रमशः जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। और पिपासु भी कहा जाता है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इनके बारे में। देखिए, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया इसको। इन बतूता की पुस्तक थी रहला। किसकी पुस्तक थी रहला? तो कहना इन बतूता की पुस्तक रहला थी। मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। कब हुई की मृत्यु? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को इसकी मृत्यु थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया। रखिएगा, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 में। किसने की? हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना। याद रखिएगा, जस्ट 11 साल के बाद बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। किसने लिखा था? तो बर्नी ने लिखा था। मोहम्मद तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वो सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बैराज में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया एक पहला व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने बदायूं में मिरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन उपाधि दी। किसको दी? फिरोज तुगलक को। देखिएगा, फिरोज तुगलक को उपाधि मिला है अमीर उल मोमिन की। नेक्स्ट है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाया। खराज मतलब लगान का, खुम्स युद्ध में लूटा गया माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश किसने दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर दिया था। वो था आपका फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। पूछेगा 5 बड़ी नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो हो जाएगा उत्तर आपका फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। क्या है? मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की फिरोज तुगलक ने। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की संख्या देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आते। दासों संख्या किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान, बंद मतलब दास की संख्या करना, बंदगान की स्थापना की थी। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। किसने? फिरोज तुगलक ने। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज
अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवा दिया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अध्वा एवं विख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गया। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। पूछ सकता है खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना यरूशलेम में निर्मित उमर एक मस्जिद से की जाती है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण, आइए और जानेंगे नेक्स्ट इनके बारे में। आइए देखेंगे सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्या किया इसमें? कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया सुल्तान फिरोज तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। पूछ सकता परीक्षा में तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो हो जाएगा उत्तर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली पालम तक ही रह गया था। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। कब के तैमूरलंग ने? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने 1398 दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय ही मलिक कुर्सब पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक सिरू मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये हो गए आपके यहाँ पे तुगलक वंश खत्म हो गया। अब नया वंश देखिए है सैयद वंश। चौथा वंश है आपका सैयद वंश। 5 वंश थे आपके सल्तनत काल में। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी के बीच में हुआ। सैयद वंश का संस्थापक देखिए खिज्र खां था। संस्थापक है खिज्र खां के द्वारा किया गया था। इसने सल्तनत की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। किसने? खिज्र खां ने। रैयत ए आला की उपाधि किसको मिला? खिज्र खां की, जो संस्थापक है सैयद वंश का। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासन नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, यानी कि टैक्स। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण कर ली। शाह की उपाधि धारण कर ली थी किसने? मुबारक खां ने। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। यमुना के किनारे जो है मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। पूछ सकता है परीक्षा में सैयद वंश का अंतिम सुल्तान, तो कहना होगा अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। अब देखिए नेक्स्ट और अंतिम वंश है सल्तनत काल का लोदी वंश। 1451 से लेकर 1556 ईस्वी तक है। देखिए इसका ट्रिक है गुड़ खातु साला। गुड़ से गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, शाला से हो गया सैयद वंश और ला से हो गया लोदी वंश। 1451 से 26 ईस्वी तक था लोदी वंश का कार्यकाल। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, याद रखिएगा बकलोल से हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। प्रथम अफगान जो था ना, वो फर्स्ट था आपका बहलोल लोदी, जो कि दिल्ली में बैठा था। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। किसका करवाया? बहलोल सिक्के का प्रचलन बहलोल लोदी ने करवाया। वो अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता। सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। कौन? बहलोल लोदी। वो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कैसे बैठा? सुल्तान सिकंदर शाह की। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 ईस्वी में।
भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। कहेगा गजे सिकंदरी का भूमि के लिए किसने किया? सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। रखिएगा, गुलरुखी शीर्षक से कविता कौन लिखता था फारसी में? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों के मांस तौलने के लिए दे दिया था। इससे मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियां के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया जाना उन लोगों को नहीं है। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु, गला बीमारी हो गया था उसे, सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम यानी इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। देखिए पूछ सकता परीक्षा में, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा था आपका 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को, 1526 सॉरी 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वो मारा गया, यानी कि इब्राहिम लोदी मारा गया। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। किसका? मोट की मस्जिद निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा कराया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आप सल्तनत काल, मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगी, लगातार चलेगा टॉपिक आपका मध्यकालीन भारत। ये लुसेंट जी के हिस्ट्री का पार्ट नंबर 8 का वीडियो था। लगातार इस टॉपिक को मेरा वीडियो देखते रहें, बहुत कुछ आपको बेनिफिट होगा। एग्जाम से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। रेलिवेंट पीसी, ग्रुप डी, एसएससी वगैरह कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट का, गवर्नमेंट का, किसी भी टाइप का, सेंट्रल हो स्टेट हो, सब में आपको हेल्पफुल साबित होगा। स्वतंत्र काल से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, याद रखिए। गुलाम वंश से आते हैं, खिलजी वंश से, तुगलक वंश से, सैयद वंश से, लोधी वंश से क्वेश्चन क्या है बार बार आते हैं। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोधी बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, इससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं। जरूर वीडियो को देखें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, नन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको थैंक यू।